विद्यार्थियों, आज हम विज्ञान का कक्षा 10वीं बोर्ड के पहले पाठ के ऊपर हम संक्षिप्त के अंदर चर्चा करेंगे। हमारी ये आगामी कक्षा रहेगी लगभग 40 से 45 मिनट की। और पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस पाठ से संबंधित हम शॉर्ट नोट्स के ऊपर चर्चा करते हुए इस पाठ के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो के अंदर आपको बताया कि जो पहला पाठ है अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस पाठ के अंदर टोटल अपने प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न आएंगे उनकी संख्या रहेगी 3 और इस पाठ का जो अंक भार है वो रहेगा 6। तो टोटल 6 अंकों के 3 प्रश्न आएंगे। यहां प्रश्नों की बात करें तो यहां पर एक प्रश्न आएगा आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का 1 नंबर का, एक प्रश्न आएगा लघुतरात्मक प्रकार का 2 अंक का और एक प्रश्न आएगा दीर्घोत्तरात्मक प्रकार का 3 अंक का। तो कितने क्वेश्चन हुए? 3 क्वेश्चन। और अंक कितने हुए? 6। अब आ जाते हैं हम इस पाठ के अंदर पढ़ने का काम करते हैं कि यहाँ पर हमें इस पाठ के अंदर मुख्यतः क्या पढ़ाया गया और क्या हमें रिवीजन के रूप में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। इस प्रकृति के अंदर कई प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उन रासायनिक पदार्थों का आपस में मिलना, नए पदार्थों का निर्माण होना या फिर पूर्व पदार्थ का टूटना और नए पदार्थों का निर्माण होना, पदार्थों के अंदर के समूहों का परस्पर स्थान बदलना, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को यदि हम परिभाषित कर दें तो वही परिभाषा बनती है रासायनिक अभिक्रिया। अब इन अभिक्रियाओं को यदि हम सूत्रों के माध्यम से या भाषात्मक रूप से लिखने का यदि काम करें तो वो लिखित रूप क्या कहलाएगा? समीकरण। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण रूप से कक्षा 10 के सिलेबस को नजर में रखते हुए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से आपके कोर्स के अंदर सबसे पहली अभिक्रिया आती है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम है संयोजन अभिक्रिया। यहाँ नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पदार्थों का संयोजन हो रहा है, योग हो रहा है, और जब पदार्थ आपस में मिल करके उत्पाद का निर्माण करते हैं तो कुछ इस प्रकार की घटना नजर आती है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पदार्थ है, एक A है दूसरा B है। इन क्रिया करने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कारक। इन 2 पदार्थों का जोड़ हुआ या योग हुआ या संयोजन हुआ और संयोजित होकर के एक नया पदार्थ बना जिसको हम कह सकते हैं उत्पाद या क्रिया फल। तो यहां हम देख रहे हैं कि 2 पदार्थों का योग हुआ, एक पदार्थ का निर्माण हुआ, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर यदि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आप सभी को पता होगा जल का निर्माण होने के लिए हाइड्रोजन गैस का योग होता है किस गैस से? ऑक्सीजन गैस से। H2 और O2 मिलेगी तो यहाँ पे जल के अणु का निर्माण होता है। इस समीकरण को यदि हम संतुलित करें, हालांकि संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि जिसका यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उसकी चर्चा हम इसी पाठ के अंदर आगामी टॉपिक में फिर से करेंगे। हालांकि इस पाठ को आपने पढ़ रखा है इसलिए आप सभी को ज्ञात होगा
यहाँ पे दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर करने के लिए हम यहाँ हिट एंड ट्रायल विधि को काम में लेंगे। समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक होता है। इधर हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, इधर कितना है 1 है। भूल करके भी यहाँ पे आप 2 मत लगा करके आप ये मत सोच लेना कि मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के और इधर ऑक्सीजन के परमाणु बराबर कर दिए। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पर जल के अणु का निर्माण कर रहे हैं, ना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की संख्या 2 करने के लिए हम आगे कितने से गुणा करेंगे 2 से। अब ऑक्सीजन की संख्या दोनों तरफ बराबर होगी, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हो गए 2 दूने 4, इसलिए यहाँ इस हाइड्रोजन के आगे हम 2 का गुणा कर देंगे। तो अब दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है। यहाँ हम देख रहे हैं 2 पदार्थ मिल रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है जल के अणु के रूप में। तो ये किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? योगात्मक अभिक्रिया का। आपकी किताब में एक और दे रखा है कि मैग्नीशियम धातु के फीते को जब हम जलाते हैं तो जलाते हैं तब जलने में कौन सी गैस यूज आती है? ऑक्सीजन। किसी पदार्थ के दहन के लिए किस गैस से क्रिया करता है कोई भी पदार्थ? ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होगा मैग्नीशियम के साथ में, और मैग्नीशियम की राख बनेगी जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे भी हम इसको संतुलित कर देते हैं। तो आगे हमने मैग्नीशियम को 2 से गुणा कर दिया, इधर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हमने 2 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 2 पदार्थों का योग हो रहा है और एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो ये भी किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है? योगात्मक अभिक्रिया का। आगे आते हैं दूसरी अभिक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन, या क्या कह सकते हैं इसको? विघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विघटन अभिक्रिया। जस्ट ये पहली अभिक्रिया की अपोजिट है। पहली अभिक्रिया के अंदर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग होता है, एक पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण होगा। कितने पदार्थ से? एक पदार्थ से। तो यहाँ पर वियोजन हो रहा है या अपघटन हो रहा है। आप याद रखें, ध्यान रखें, कभी भी कोई भी पदार्थ स्वतः नहीं टूटता है, किसी न किसी तीसरे कारक के कारण टूटता है। और उस तीसरे कारक जिसके कारण ये अपघटन अभिक्रिया हो रही है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक। यहाँ पर यदि वो वाली अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति के अंदर अपघटित हो रही है तो उसको हम कहेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? प्रकाश की उपस्थिति से यदि पदार्थ टूट रहा है तो उसको हम कहेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। और यदि वो ऊष्मा के प्रभाव से यदि टूट रहा है तो उसको हम कहेंगे ऊष्मीय अपघटन। क्या कहेंगे इसको? ऊष्मीय अपघटन। और यदि वो वाला पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि अपघटित हो रहा है तो इसको हम कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या कहते हैं इसको? विद्युत अपघटन। तो अपघटन अभिक्रिया अपघटक के आधार पर हम कितने प्रकार की देख रहे हैं? यहाँ पे 3 प्रकार की। एग्जाम्पल बता देता हूं। यहाँ पर जस्ट इसकी उल्टी हो रही है, यानी हमारे पास पदार्थ है 1 और ये किसी न किसी अपघटक के कारण, इस अपघटक को मैं तीर के निशान के ऊपर लिख रहा हूं, ए और बी अपने उत्पाद में अलग अलग रूप में नजर आते हैं। तो यहाँ पर एक पदार्थ 2 पदार्थों के अंदर टूट गया। एग्जाम्पल के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, आप याद रखें। यहाँ पर जिस एग्जाम्पल की मैं यहाँ बात कर रहा हूं उसके ऊपर प्रश्न बनता है कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया क्या है। तो जिस अभिक्रिया की मैं यहाँ चर्चा करने जा रहा हूं, इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया। तो यहाँ पर इसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल ले रहा हूं। यहाँ इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें जिस पदार्थ की जरूरत होती है वो पदार्थ कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड पदार्थ को जब हम प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड पदार्थ को जब हम प्रकाश की उपस्थिति के अंदर हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको
ये वाला पदार्थ दो पदार्थों के अंदर टूटता हुआ नजर आएगा, एक बनेगा सिल्वर और एक बनती है ब्रोमीन गैस बनती है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया के अंदर प्रकाश यूज में आया, इसलिए इस अभिक्रिया को हमने बोला प्रकाशीय अपघटन। इस समीकरण को भी संतुलित कर लीजिएगा। इधर ब्रोमीन के दो परमाणु है, इधर मैंने 2 से गुणा कर लिया, सिल्वर को भी बराबर कर देते हैं यहाँ पर 2 से गुणा करके। तो हमने फिलहाल दो अभिक्रियाओं की चर्चा की है, जिसके अंदर पहली अभिक्रिया हो गई हमारी योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी हो जाती है अपघटन अभिक्रिया। जस्ट एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पर यदि ऊष्मा की आवश्यकता हो तो वो ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा, और यदि अपघटक की भूमिका विद्युत हो तो वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। आगे आ जाते हैं तीसरी अभिक्रिया। पहली होगी योगात्मक, दूसरी होगी अपघटन। तीसरी अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर तीसरी अभिक्रिया में आती है कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का तात्पर्य होता है जगह बदल लेना, स्थान परिवर्तित करना। जैसे कि आप यहां से खड़े होकर के इस जोड़ी के साथ आ जाओ तब, और इस जोड़ी में से किसी एक को निकाल करके आपकी जगह भेज दें तो समूह नए बन जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया को भी हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। यदि क्रिया कारक के एक एक समूह का विस्थापन होता है तो उसको हम कहते हैं एकल विस्थापन। क्या कहते हैं? और यदि क्रिया कारक के अंदर, दोनों क्रिया कारक के अंदर दो दो समूह है तो दो दो समूहों का प्रतिस्थापन होगा तो उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन। यहाँ पर एकल विस्थापन और द्विविस्थापन चाहे दोनों ही अभिक्रिया हो, हमने योगात्मक अभिक्रिया में देखा कारक दो या दो से अधिक थे, उत्पाद एक बना। हमने अपघटन अभिक्रिया के अंदर देखा कारक एक है, उत्पाद कितने बने? दो या दो से अधिक। यहाँ पर एकल विस्थापन और द्विविस्थापन के अंदर कारक भी दो या दो से अधिक होंगे और उत्पाद भी दो होंगे। तो यहाँ पर कारक एकल विस्थापन का यदि एग्जाम्पल देखें, एकल विस्थापन मान लेते हैं कि हमारे पास पहला पदार्थ कौन सा है? Zn। Zn क्रिया कर रहा है कॉपर सल्फेट से। किससे क्रिया कर रहा है? कॉपर सल्फेट से। तो यहाँ पर जब इन दोनों की क्रिया होगी तो कॉपर की अपेक्षा Zn ज्यादा प्रबल है SO4 के साथ क्रिया करने के लिए, इसलिए Zn इस पर अटैक करेगा और Cu को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर एक समूह का प्रतिस्थापन होगा। किसका प्रतिस्थापन हो रहा है? यहाँ पर Cu का, और Cu की जगह आकर के कौन सेट होगा? Zn। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नए पदार्थ बन जाते हैं, जिंक सल्फेट और कौन? कॉपर। यहाँ पे एक पदार्थ का विस्थापन हुआ है, एक समूह का विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं एकल विस्थापन। ठीक इसी प्रकार से यदि दो दो समूहों का विस्थापन हो, कितने कितने समूहों का? दो दो समूहों का विस्थापन हो, तब यहाँ पर जो विस्थापन कहलाएगा वो कहलाएगा द्विविस्थापन। क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर कुछ इस प्रकार की घटना देखी हमने कि यहाँ पे पहले पदार्थ के अंदर दो समूह हैं, दूसरे पदार्थ में एक ही समूह है। इसको जैसे C से लिख दिया तो यहाँ पर C अटैक करेगा A पर, A निकल गया बाहर, तो यहाँ पर नया पदार्थ क्या बनना? Cb, और बाहर कौन निकला? A। जबकि द्विविस्थापन के अंदर ऐसा नहीं होता है। द्विविस्थापन के अंदर हम देखेंगे कि जो दो पदार्थ होंगे दोनों के अंदर कितने कितने समूह होंगे? दो दो समूह होंगे। कितने कितने समूह होंगे? दो दो समूह होंगे। तब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे कि A की जगह C आ गया, C की जगह A चला गया, तो नया पदार्थ बनेगा Cb और AD। तो यहाँ दो दो समूहों का विस्थापन हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया का क्या नाम दिया हमने? द्विविस्थापन। तो यहाँ पर यदि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि मान लेते हैं ZnCl2 प्लस CuSO4।
यहां जब हमने एग्जाम्पल में देखा था तब यहाँ पर Zn अकेला था, लेकिन अब यहाँ पर Zn अपने एक यौगिक के अंदर है, जिंक क्लोराइड के रूप में है। तब इन दो पदार्थों की जब क्रिया होगी तब यहाँ पर ZnCu की जगह, Cu कहां पर Zn की जगह, तो नया पदार्थ बनेगा ZnSO4 और यहाँ Cu के साथ कौन आ जाएगा, Cl। तो यहाँ पर नया पदार्थ बन जाएगा ZnSO4 प्लस CuCl2। इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ ये जाना कि एकल विस्थापन में एक समूह का विस्थापन होता है, जबकि द्विविस्थापन में दो समूहों का विस्थापन होता है। अगली अभिक्रिया आती है नंबर 4 पर। नंबर 4 पर जिस अभिक्रिया की हम चर्चा करेंगे वो वाली अभिक्रिया आती है ऑक्सीकरण, जिसका दूसरा नाम है उपचयन व हाइड्रोजनीकरण, जिसका दूसरा नाम क्या है, अपचयन अभिक्रिया। तो जब इन अभिक्रियाओं की चर्चा करेंगे तब हम यहाँ पर कुछ नई घटनाएं होते हुए देखेंगे कि ऑक्सीकरण के अंदर आप शाब्दिक रूप से ये जान लें कि या तो योग होता है ऑक्सीजन का या त्याग होता है हाइड्रोजन का। जिस अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का त्याग हो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण या उपचयन। और हाइड्रोजनीकरण के अंदर हम क्या देखते हैं, योग होता है किसका, हाइड्रोजन का, और त्याग होता है किसका, O2 का। तो यहां पर हम देखेंगे अपचयन या हाइड्रोजनीकरण के अंदर हाइड्रोजन का योग या त्याग हो किसका, ऑक्सीजन का। जस्ट एक दूसरे की विपरीत अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जिस पदार्थ का उपचयन हो, उपचयन का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़े, जिसको हम कहते हैं उपचयित पदार्थ या ऑक्सीकृत पदार्थ। तो जो ऑक्सीकरण करवा रहा है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जो उसमें ऑक्सीजन को जोड़ रहा है या हाइड्रोजन को निकाल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक या क्या कहेंगे, उपचायक। ठीक ऐसे ही यहाँ पर यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रही है या ऑक्सीजन निकल रही है तो सीधी सी बात उसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो जो अपचयन, जिसका अपचयन हो रहा है उसको तो कहेंगे अपचयित, और जो अपचयन करवा रहा है उसको हम कहेंगे अपचायक। क्या कहेंगे, अपचायक। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण प्रकार की होगी और कौन सी अभिक्रियाएं हाइड्रोजनीकरण या अपचयन प्रकार की होती है। तो आते हैं हम अगला एग्जाम्पल ऑक्सीकरण और अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन के एग्जाम्पल की बात करें, आपने योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल पढ़ा था ना, मैग्नीशियम में योग हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। नया पदार्थ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर आप देखिएगा मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ कौन सी घटना हो रही है, ऑक्सीकरण की घटना हो रही है। कौन सी घटना हो रही है, ऑक्सीकरण की घटना हो रही है। अब आप देखो जरा यहाँ पर किस में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मैग्नीशियम में। तो यहाँ ऑक्सीकृत कौन है, मैग्नीशियम। समझ गए ना। और ये ऑक्सीकृत हो किस में रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें अपचयन के उदाहरण की, तो अपचयन के अंदर भी हम कुछ इस प्रकार का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में जिंक ऑक्साइड है। क्या है, जिंक ऑक्साइड। इसके अंदर योग किया किसने, कार्बन ने। कहने का मतलब जिंक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई किसकी, हमने कार्बन की। तो यहाँ पर नया पदार्थ बन गया जिंक और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ जिंक ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन थी उसका यहाँ पर ह्रास हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से हट गई। तो ऑक्सीजन का चाहे त्याग हो चाहे हाइड्रोजन का योग हो, अपचयन होता है ना। तो यहाँ पे ये वाला जिंक ऑक्साइड अपचयित हो जाता है किसके अंदर, जिंक के अंदर। कौन अपचयन करा रहा है, कार्बन। कौन अपचयन करा रहा है, कार्बन। तो यहाँ अपचायक कौन है,
कार्बन है। अपचयित कौन हो रहा है? जिंक ऑक्साइड। किस में अपचयित हो रहा है? जिंक के अंदर। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार के और भी कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम अगली बात पर कि यहां जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाओं की बात करें तो कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिस अभिक्रिया के अंदर साथ में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। तो यदि हम उपचयन और अपचयन दोनों का जब संधि कर लें तो क्या बन जाती है? अपोपचय। क्या बन जाती है? अपोपचय। अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। और उपचयन या ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स में रिडक्शन का रेड, ऑक्सीडेशन का ऑक्स। तो दोनों यानी अपचयन और उपचयन को मिला करके हम अपोपचय कहते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? हम रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर एक साथ में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, दोनों चीजें साथ साथ। एग्जाम्पल के लिए बहुत आसान उदाहरण बता रहा हूं आपको मैं। यहाँ हाइड्रोजन का योग हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, किसका निर्माण हुआ? जल का। तो यहाँ पर आप बहुत साधारण उदाहरण है। यहाँ पर हाइड्रोजन का भी योग हो रहा है, ऑक्सीजन का भी योग हो रहा है। तो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। ध्यान दें, यहाँ ऑक्सीजन किस में जुड़ रही है? हाइड्रोजन में। तो अपचयन उपचयन या ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। यहाँ हाइड्रोजन किस में जुड़ रही है? ऑक्सीजन के अंदर। तो अपचयन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। ठीक है ना। तो कुछ ऐसी अभिक्रिया होती जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योग साथ साथ में होता, उसको हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे आ जाते हैं हम पांचवी अभिक्रिया। आपके किताब के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन को अलग अलग दे रखा था, उस हिसाब से छठी अभिक्रिया हो जाती है। हम यहाँ पर पांचवी अभिक्रिया के रूप में लेते हैं ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर ऊष्मा से संबंधित कुछ ना कुछ त्याग या जुड़ाव होता है। सेपी शब्द बना है शेपण से। शेपण का मतलब होता है उत्सर्जन। क्या है? और शोषी वर्ड बना है शोषण से। शोषण का मतलब होता है ग्रहण करना, ऑब्जर्व करना। तो जिस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा उत्पाद के साथ निकलती है, कारक ठंडा होता है और उत्पाद क्या होता है? गर्म होता है। उस कंडीशन में उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शेपी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी के अंदर क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा यहाँ पर अवशोषित होती है। इस कंडीशन के अंदर कारक गर्म होता है, उत्पाद ठंडा होता है। तो उत्पाद की तरफ हम माइनस में ऊष्मा लिखेंगे, या फिर यूं कहते हैं कारक की तरफ हम प्लस में ऊष्मा लिखेंगे। तो यहाँ पे ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल की जब बात करें तो ऊष्मा शेपी अभिक्रिया के अंदर हम उदाहरण लेते हैं मैथेन का। आपने नाम सुना होगा, कार्बन वाले पार्ट में पढ़ा है CH4। CH4 क्या है? मैथेन। किस अवस्था के अंदर? गैसीय अवस्था के अंदर। मैथेन को जब हम जलाते हैं, जलाने का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करना। जब मैथेन को जलाया जाता है तब मैथेन जल करके कौन सी गैस देगा? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस देगा। साथ ही यहाँ पर क्या निर्मित होगा? वाष्प के रूप में जल निर्मित होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर किसका उत्सर्जन होगा? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। यहाँ इस सब की बजाय यानी कारक की बजाय उत्पाद क्या होता है? गर्म होता है। क्यों? क्योंकि साथ में क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। तो यहाँ इस समीकरण को आप संतुलित कर लीजिएगा।
यहाँ पर 2 से गुणा करता हूं और यहाँ पर इसको भी 2 से गुणा करता हूं। अब ये अपना समीकरण क्या हो गया, संतुलित। तो यहाँ पर मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से हुई, ऑक्सीजन का मतलब जलने की बात होती है। यहाँ पर मीथेन जलता है ऑक्सीजन के साथ हमें, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा के रूप में उत्पाद निर्मित होते हैं। यहाँ पर कारक से उत्पाद गर्म है, यानी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बात करें तो अभी आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था, याद करें, श्वेत श्याम फोटोग्राफी वाला, जिसके अंदर हमने सिल्वर ब्रोमाइड लिया था। चलो यहाँ पर हम सिल्वर क्लोराइड ले लेते हैं। ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl। AgCl प्रकाश से क्रिया करेगा, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ये अपघटित होगा। किसके अंदर अपघटित होगा, सिल्वर और क्लोरीन के अंदर। तो यहाँ पर ये जो क्रिया हुई है, इस क्रिया के अंदर इधर वाला जो कारक है वो कैसा है, गर्म है, और उत्पाद क्या है, ठंडा है, यानी इसकी तरफ ऊष्मा ऊर्जा माइनस हुई है। इधर की तरफ E को लाएंगे तब किसमें होगा, प्लस के अंदर। तो यहाँ ऊष्मा का अवशोषण हुआ है और यहाँ ऊष्मा का त्यागना हुआ है। तो ये हो गया ऊष्मा सेपी और ये हो गया ऊष्मा शोषी। तो कुल मिलाकर के हमने इस पाठ के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं की कंप्लीटली रिएक्शंस हमने पढ़ ली है, और साथ ही साथ उन अभिक्रियाओं के समीकरण भी हमने एग्जाम्पल के रूप में पढ़े हैं। पहली कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी कौन सी अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, 3 प्रकार की, प्रकाशीय, ऊष्मीय और विद्युत अपघटन। तीसरे प्रकार की कौन सी अभिक्रिया पड़ी, विस्थापन, जिसमें एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। तीसरे में कौन सी अभिक्रिया पड़ी, चौथे में ऑक्सीकरण और अपचयन, और उन दोनों का मिला रूप रेडॉक्स या अपौपचय। और 5वें अभिक्रिया के रूप में हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी, ऊष्मा सेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आगे आ जाते हैं हम इस पाठ के अंदर कि जितनी भी अभिक्रियाओं में हमने जो समीकरण लिखे हैं, हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि ये जो एक समीकरण लिखने का जो एक तरीका होता है, प्रॉपर समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, कौन कौन सी हमें विशेष बातें ध्यान में रखनी होती है, और समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इनसे संबंधित आपको बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं। किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आप कारक को सदैव लेफ्ट साइड में लिखते हो, किधर की तरफ लिखते हो, और उत्पाद को सदैव किस तरफ लिखते हो, राइट साइड के अंदर। दूसरी बात, एक से ज्यादा कारक है या एक से ज्यादा उत्पाद है तो बीच में किसका निशान लगाते हैं, प्लस का। कारक और उत्पाद के बीच में किसका निशान लगाते हैं, तीर का निशान। तीर का निशान ये इंगित करता है कि अभिक्रिया किधर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड से किस तरफ जा रही है, राइट साइड की तरफ। अगली विशेष बात कि जो भी क्रिया के अंदर कारक या उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था क्या है। यदि वो गैसीय अवस्था में है तो उसके आगे कोष्टक में क्या लिखते हैं, G। यदि वो द्रवित अवस्था में तो कोष्टक में क्या लिखते हैं, L। और यदि वो ठोस अवस्था में तो कोष्टक में क्या लिखते हैं, S। यदि किसी अभिक्रिया के अंदर कोई भी उत्पाद तली में जमा हो रहा है, अवक्षेपण हो रहा है उसका, तो उसके आगे तीर का निशान नीचे की तरफ लगाते हैं, यानी वो क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। और यदि किसी अभिक्रिया के अंदर कोई भी उत्पाद गैसीय रूप में उड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके आगे हम तीर का निशान लगाते हैं ऊपर की तरफ। अगली बात आती है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करने के लिए हमें यह ध्यान देना होता है कि दोनों तरफ के कारक और उत्पाद के अंदर परमाणुओं की संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और बराबर करने के लिए हम कारक या उत्पाद के संबंधित जो भी कारक या उत्पाद है उसके आगे की तरफ, उससे पहले उचित संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इस एक्टिविटी को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। तो हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम समीकरण का क्या करते हैं, संतुलनीकरण करते हैं। यहाँ पे हमने संतुलन करके देखा है कि इधर की तरफ AgCl, इधर Ag और Cl2 जब बने थे
तो इधर Cl 2 थे, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको आगे से कितने से गुणा कर दिया, 2 से। जैसे 2 से गुणा किया तो Ag से भी 2 से हो गया, तो Ag भी 2 हो गया, इसलिए इधर की तरफ वाले Ag को बराबर करने के लिए आगे किससे गुणा कर दिया मैंने, 2 से। अब आ जाते हैं इस पाठ के अंतिम टॉपिक के अंदर, और सबसे लास्ट टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन 1 या 2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर भी बन जाते हैं। वो जो टॉपिक है वो जस्ट अपने ऑक्सीकरण और अपचयन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को और रासायनिक समीकरण के सही प्रारूप और उसको संतुलन करने के पश्चात हम अगले टॉपिक में और इस पाठ के अंतिम बिंदुओं पर आ जाते हैं, जिसमें अपना बिंदु आता है संक्षारण। क्या आता है, संक्षारण। संक्षारण का शाब्दिक अर्थ होता है नष्ट होना, या कह सकते हैं जंग लगना, या कहते हैं हम इसको मूल गुणों में कमी आना। कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ होता है उसके अपने मौलिक गुण होते हैं, उसकी एक क्वालिटी होती है, लेकिन जब उस मूल धातु या उस मूल पदार्थ के अन्य पदार्थों के साथ में जब क्रियाएं हो जाती है या अन्य गैसों के साथ जब क्रियाएं हो जाती है, तो उसके जो मौलिक गुण होते हैं, मौलिक जो लक्षण होते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें ह्रास आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है, उसके अंदर बिगड़ाव आ जाता है, और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। यहाँ पर हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को जब पढ़ा था, तब यहाँ पे ऑक्सीकरण की बात थोड़ी सी वापस आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर संक्षारण का मुख्य उत्तरदायित्व किसका होता है, ऑक्सीकरण का होता है। ज्यादातर धातुएं ऑक्सीकरण के द्वारा ही संक्षारित होती है, यानी ऑक्सीजन अंदर जुड़ती है और उस धातु पर क्या लगती है, जंग लगती है। यहाँ पर हम मूलतः 3 धातुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किस धातु की, लोहे की। किसकी बात करते हैं, लोहे की। लोहा जब लंबे समय तक वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा जल वाष्प की उपस्थिति में पड़ा रहता है, तो लोहा जल वाष्प और ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर संक्षारित होता रहता है, जंग लगती रहती है, ऊपर एक गहरे लाल रंग की पट्टी या परपट्टी जमा होने लग जाती है, जो उस लोहे के नष्ट होने का लक्षण होता है। धीरे धीरे यदि ये जंग लगती रहेगी तो अंत में वो लोहा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जब लोहे की क्रिया होती है जल वाष्प यानी H2O और ऑक्सीजन से, तब यहाँ पर एक जंग वाला पदार्थ बनता है Fe2O3। ये जंग ही है, और साथ में यहाँ पर एक गैस बनेगी, कौन सी, हाइड्रोजन। कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। यदि हम एक और धातु की बात कर लें, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में तांबा है, यहाँ पर जंग जो लोहे वाली लगी, फेरिक ऑक्साइड बना है, ये किस रंग का होता है, गहरे लाल रंग का। अब तांबे की बात करें तो तांबा वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। किससे करता, वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, जो कि हरे रंग की जंग होती है। कैसी जंग होती है, हरे रंग की जंग होती है। ठीक इसी प्रकार से जो चांदी है Ag यहाँ पर क्रिया करेगा किससे, H2S से, हाइड्रोजन डाई सल्फाइड गैस से क्रिया करेगा, और चांदी यहाँ पर बन जाती है Ag2S के रूप में। और यहाँ पर ये जो बना है ये है चांदी की जंग, जिसका रंग कैसा होता है, काला। आपने चांदी के आभूषण देखे होंगे, लंबे समय तक जब आभूषणों को पहने रखते हैं और हवा के संपर्क में रहते हैं, तब उनका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला। तो यहाँ पर लोहे के द्वारा जो जंग लगी उसका सूत्र क्या है, Fe2O3। उत्तरदायी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, और यहाँ पर जल वाष्प की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। कॉपर के अंदर जंग लगती है तो कौन सी गैस उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर जंग के रूप में क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट। किस रंग की जंग है, हरे रंग की। और यहाँ पर सिल्वर यानी चांदी किस गैस से क्रिया करेगी, हाइड्रोजन डाई
सल्फाइड गैस से। और यहाँ पर किस रंग की जंग लगेगी? काले रंग की। और सिल्वर की जो जंग है उसका सूत्र क्या है? Ag2S। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर चाहे किसी भी धातु की बात करें, यहाँ जब इसके संक्षारण के द्वारा जो जंग बन जाती है उससे इसका मौलिक गुण नष्ट होने लग जाता है, और ये होना नहीं चाहिए क्योंकि धातु की क्वालिटी में बिगड़ाव आ रहा है। इसलिए संक्षारण से बचाव के लिए हम उस धातु के ऊपर पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, या क्या करते हैं? पेंट करते हैं, या उसके ऊपर क्या करते हैं? आवरण चढ़ाते हैं, ताकि वो पॉलिश या आवरण या जो पेंट है वो वातावरणीय गैसों से उसको संपर्क में आने से रोकता है। इसलिए हम लोहे के दरवाजे या जो भी फर्नीचर वगैरह होते हैं उसको पॉलिश करते हैं ना, ताकि वो वातावरण की जल वाष्प और ऑक्सीजन से क्रिया ना कर सके। जब क्रिया ही नहीं होगी तो जंग बनेगी नहीं। अब इसी के साथ में एक चीज और बता देता हूं कि जो हम घरों के अंदर घी या तेल के जो टिन लेके आते हैं, जो मुख्यतः धातु के बने होते हैं, इस्पात या लोहे के बने होते हैं, उन टिन के अंदर जब घी तेल को डालते हैं वो कहीं खराब ना हो जाए या उस लोहे के टिन के अंदर जंग ना लग जाए, इसलिए ऐसे जो तेलीय या घी वाले जो टिन होते हैं उनके अंदर की तरफ आपने पीले पीले कलर की एक कोटेड आवरण देखा होगा। देखा है ना? घी के या तेल वाले पिंपों के अंदर एक पीले कलर की आवरण वाली लेयर देखिए, देखिए है ना? ये वाली लेयर जिंक की होती है। किसकी होती है? जिंक की। तो ये जिंक की जो लेयर लगाने की जो यहाँ पर क्रिया है, इस क्रिया को हम कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं इसको? यशद लेपन के द्वारा भी हम संक्षारण की प्रकृति को रोकने का काम करते हैं। आगे इस पाठ का अंतिम टॉपिक आता है। इस टॉपिक का नाम है विकृत गंधिता। क्या नाम है टॉपिक का? विकृत गंधिता। नाम से पता चल रहा है विकृत यानी बिगड़ना, गंध यानी महक, उसकी सुगंध। यहाँ हम देखते हैं, अक्सर हम भी घरों के अंदर इस घटना को घटित होते हुए देखते होंगे कि जो भी कुरकुरे हैं, चिप्स हैं या पकोड़े हैं या नमकीन है ना, ठंडा मौसम के अंदर इन चीजों का नाम ले लिया, बड़ी गड़बड़ हो रही है ना? घर पे जाके मम्मी को बोलोगे हाँ पक्का आज ये बनाना ही है। तो जो कुरकुरे हैं, चिप्स है या पकोड़े या नमकीन है ना, इनको हम किसके अंदर तलते हैं? तेल या घी के अंदर तलते हैं। तो तेल या घी जो कि वसा है, तो इनमें जब इनको तला जाता है तो ये लंबे समय तक वायुमंडल की ऑक्सीजन से जब क्रिया करते हैं, पड़े रहे, मान लिया आज हमने पका दिया, 4 दिन बाद यूज में लेंगे, तो 4-5 दिन तक ये जब ऑक्सीजन गैस से क्रिया करेंगे तो यहाँ पे भी कौन महत्वपूर्ण बात किसकी भूमिका रहती है? ऑक्सीकरण की। तो जब ये लंबे समय तक ऑक्सीजन से क्रिया करते रहेंगे तो इनकी जो मूल जो गंध थी, जो महक थी, जो सुगंध थी, वो बिगड़ जाती है और उनके अंदर बदबू आने लग जाती है कि अजीब सी सुगंध आने लग जाती है ना? और इसी घटना को हमने क्या नाम दिया? विकृत गंधिता। इसलिए आप बाजार से जब भी रैपर वगैरह खरीद के लाता हूँ जिनके अंदर चिप्स या नमकीन वगैरह पैकिंग होती है, उस थैली के अंदर एक फूला फूला सा आपने देखा होगा, उस थैली को देखा है ना? तो अंदर उन थैली के अंदर जब इनको पैक किया जाता है, पैक करते समय ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है। और ऑक्सीजन की जगह किस गैस को भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस को। और ये नाइट्रोजन की गैस होती है ना, वो लंबे समय तक इनकी गंध में बिगड़ाव नहीं आने देती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस पहले पाठ के अंदर कंप्लीटली रूप से और शॉर्टकट रूप से पूरी की पूरी जितना भी मटेरियल था उस मटेरियल के बारे में हमने स्टडी की है। हम आगामी पाठ के लिए फिर से कल एक नई क्लास के साथ आ रहे हैं। कल हम अम्ल, क्षार एवं लवण के अध्याय को करेंगे। आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आपको ये लेसन अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।